Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and today we are going to start Daily Guidance Program 3.0 The Foundation Course। इस फाउंडेशन कोर्स में दो तरह के बच्चों को लेके चला जाएगा साथ में। एक होंगे चैम्पियंस और एक होंगे लेजेंड्स। चैम्पियंस वो हैं जिन्होंने जस्ट अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। लेजेंड्स वो हैं जिन्होंने एक बार अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने आज तक डेली गाइडेंस प्रोग्राम फॉलो नहीं किया हुआ है, 2.0 या फिर 1.0 के मेंबर्स नहीं रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअली ये डेली गाइडेंस प्रोग्राम है क्या। तो इमेजिन करो कि ये आपका पूरा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, या फिर आप जिस भी स्ट्रीम के हो उसका ये आपका सिलेबस है पूरा। इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग। जैसे मानते हैं ये है सोम, स्टील, आरसीसी, एफएम, बीएमसी, एनवायरनमेंट, सोइल, सर्वे, ट्रांसपोर्ट एंड इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, स्ट्रक्चर एनालिसिस। ये है, और भी हो सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आपको इन सबको तैयार करना है। चैम्पियंस की बात करूं तो उन्हें स्टार्ट करना है अपना पूरा सिलेबस। अब पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये डेली गाइडेंस प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो किसी कोचिंग में एनरोल्ड नहीं है, या फिर ना उनके पास कोई रिसोर्सेज है, या फिर वो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और फिलहाल उनके पास कोई भी गाइडेंस नहीं है कि उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो तो उनके हिसाब से चलो, क्योंकि उनके करिकुलम को फॉलो करोगे, साथ में मेरे भी करिकुलम को फॉलो करोगे, तो चीज़ें मैच्ड अप हो जाएंगी। ना ये कर पाओगे ना वो कर पाओगे। बाकी जो बच्चे खुद से कर रहे हैं, लेजेंड्स तो लगभग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, शायद कोचिंग ले भी चुके होंगे, और अब वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहे होंगे, तो वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। चैम्पियंस भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो आपका पूरा सिलेबस इस तरह से बटा हुआ है। अब अगर आप स्टार्ट करोगे पढ़ाई करनी, और आपने स्टार्ट किया मान लो सोम से, अगर आप सिर्फ सोम को पढ़ते हुए चलोगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे सिर्फ सोम को, तो आपका स्टार्टिंग से करोगे तो एक महीना आपका बड़े आराम से लग जाएगा। जबकि अप्रोच जो मुझे लगता है अभी के टाइम पे ऐसी होनी चाहिए, मेरी अप्रोच ये रहेगी कि आपको गाइड करना, ताकि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो सके। ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको सिंपल अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें ऐसे बताऊंगा कि सोम है तो सोम के अंदर जो जो चीज़ें, जो जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो जो कॉर्नर्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप उनको पहले करो, या फिर जो सब्जेक्ट हैं पहले सब्जेक्ट्स पे चलेंगे कि सब्जेक्ट्स जैसे फाउंडेशन सब्जेक्ट्स आप 3 लेयर में अगर डिवाइड करो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 1 2 3, तो आप सबसे ऊपर रखोगे सोम, बीएमसी, एफएम एंड सोइल। ये लेवल 1 के सब्जेक्ट हैं, सबसे बेसिक सब्जेक्ट हैं जो कि आपको सबसे पहले आने चाहिए। ये फाउंडेशन है। उसके बाद सेकंड लेवल पे आप अगर जो स्टार्ट करोगे पढ़ना, तो आप स्टार्ट करोगे सेकंड लेवल पे आप ले सकते हो सब्जेक्ट एनवायरनमेंट, आरसीसी, सर्वे एंड ट्रांसपोर्ट। थर्ड लेवल पे आप कर सकते हो इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ठीक है, स्टील एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस। बाकी जो सीपीएम बचा, आपका एचएम बचा, ओसीएफ बचा। जैसे ओसीएफ है, ओसीएफ को आप ये लेवल कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो, क्योंकि ओसीएफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके चलोगे तो एक महीने में उसको कंप्लीट करोगे। जब आप सेकंड सब्जेक्ट लेके चलोगे और दूसरे महीने में उसको कंप्लीट करोगे, तो पहले महीने का सब कुछ भूल चुके होंगे। मैं ये करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन करूँगा ताकि आप डेली कुछ अलग अलग चीज़ें पढ़ो, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ो, उनके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ो, और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको रिवाइज़ भी कर लो। साथ में आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, वो आप कर लो। जैसे अगर आप ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको किस किस सब्जेक्ट के कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, आप अगर जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो कहाँ कहाँ से आपको वो क्वेश्चंस करने हैं, ये सब मैं आपके लिए प्लान करूँगा। अब प्लान आप भी कर सकते हो अपने हिसाब से चीज़ों को, लेकिन एक जब अथॉरिटी आप किसी को दे देते हो, अगर आप मुझे अश्वनी शर्मा, आप अपनी अथॉरिटी दे देते हो, और मैं आपको बताता हूँ कि आज आपका टास्क 1 है और उसमें आपको सोम से एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं,
और आरसीसी से आपको जो पहला बेसिक चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ आरसीसी, उसके आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वाईसीटी से। जब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा तो आपके दिमाग से ये पूरा सिलेबस गायब हो जाना चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए कि आपको एक टास्क 1 मिला है जिसमें आपको सोम का काम मिला है और आरसीसी का काम मिला है। यही आपका सिलेबस है इतना सा, और इसको आपको उसी दिन कंप्लीट करना है। अब ये बहुत ऑब्वियस है कि चैम्पियंस की स्पीड और लेजेंड्स की स्पीड में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होगा। चैम्पियंस जो है एक दिन में एक चैप्टर कर पाएँ ये भी बड़ी बात है, और लेजेंड्स एक दिन में एक चैप्टर दूंगा मैं उनको तो वो बोर हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से मैं दोनों को अलग अलग काम दूंगा करने के लिए। लेकिन अपनी टाइम लिमिटेशन के हिसाब से मैं चीज़ें करूँगा। पर जो भी मैं आपको काम दूंगा उसको अगर आप शिद्दत से निभाओगे, बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करोगे, तभी आप इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हो। डीजीपी 1 और 2 में जितने बच्चे एनरोल थे उनको फ़ायदा हुआ होगा, वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि उन्हें अगर इस प्रोग्राम से फ़ायदा हुआ है तो। बाकी आप अपने पिछले 15 दिन को 15 डेज़ लास्ट 15 डेज़ को ट्रैक करके देखो कि आपने उसमें कितनी पढ़ाई करी। किसी को लग सकता है कि ये मैं काम कम दे रहा हूँ, तो उसको ऐसा लग सकता है कि यार इससे ज़्यादा तो मैं वैसे पढ़ लेता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने उसके हिसाब से पढ़ सकते हो। लेकिन अपने लास्ट के 15 दिन को ट्रैक करो और उसका एक अकाउंट बनाओ कि आपने कितनी पढ़ाई करी। पर डे आप कितना पढ़ पा रहे थे, कितने चैप्टर्स कर पा रहे थे, कितने क्वेश्चंस कर पा रहे थे। 15 दिन इसको फॉलो करना DGP 3.0 को, और उसमें देखना कि इन 15 दिन में आप कितना पढ़ पाए। अगर आप पहले से कहीं ज़्यादा पढ़ पा रहे हो, जो कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि बहुत आराम से इससे कहीं ज़्यादा आप पढ़ लोगे जब आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से पढ़ोगे, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने इतने फेलियर्स देखे हैं लाइफ में कि चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर करके मैं सीखा हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम इतना वेस्ट करो एक्सपेरिमेंट्स करने में। ये बिल्कुल सही बात है कि हार्ड वर्क आपका होगा, हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन दिखा सकता हूँ। आपका गोल यहाँ पे है, ठीक है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड, मैं बस फोकस कर सकता हूँ, मैं मैग्नीफाइंग ग्लास हूँ, मैं फोकस कर सकता हूँ कि आप इस साइड अपना फोकस लगाओ, अपना हार्ड वर्क लगाओ। ठीक है, आपका ये वाला जो मेहनत है अलग से एक्स्ट्रा वो बच जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर के कौन से किस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर छोड़ने हैं स्टार्टिंग में और कौन से पहले पढ़ने हैं, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपको बस जो मैं टास्क दूँ बिल्कुल आँख बंद करके वो फॉलो करना है और उसको कंप्लीट करना है। इससे आपके अंदर एंग्जाइटी भी नहीं आएगी। जब आप पूरे सिलेबस को देखते हो तो आपको लगता है कि 2 महीने में 3 महीने में मैं क्या ही कर पाऊँगा, लेकिन लिटरली 3 महीने में मैं मानता हूँ बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, 2 महीने में कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन मैं जो आपको पर डे आपको टास्क दूंगा वो आपकी 100% एनर्जी निकाल के लाएगा आपके अंदर से, कि आप एक दिन में जितना कर सकते थे उतना करोगे। फिर ये 2 महीने में आप पूरा सिलेबस तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जितना मैक्सिमम आप 2 महीने में कर सकते थे उतना आप कर लोगे। अब इसका नाम फाउंडेशन कोर्स क्यों है? अब तक DGP 2.0 और DGP 1.0 मैंने प्री और मेंस के लिए बनाया था, SSC JEE के। ठीक है, वो एक एग्ज़ाम के लिए फोकस था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब द फाउंडेशन कोर्स, इसके अंदर क्या होगा, मैं आपको डेली टास्क दूंगा और ये लॉन्ग टर्म में चलेंगी चीज़ें। ये किसी भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होंगी, लेकिन आप इसको फॉलो करोगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, चैम्पियंस और लेजेंड्स में। अगर आपका एग्ज़ाम 1 मंथ बाद भी है तब भी आपके लिए ये चीज़ चलेगी कि या तो आप चैम्पियंस वाला फॉलो कर सकते हो, उसके अंदर 1 या 2 चैप्टर मैं आपको दूंगा, वो आपको करने के लिए दूंगा, और साथ साथ उसके एडिशन में लेजेंड्स के लिए कुछ चीज़ें और दूंगा मैं करने के लिए। तो अगर आपका 1 महीने बाद कोई एग्ज़ाम है, 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो ये करने के साथ साथ आप ये तो करोगे। लेकिन अगर आप बेसिक से सभी पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो एक सिस्टमेटिक वे में, सिलेबस मैं कंप्लीट आपको नहीं कराऊंगा, मैं आपको टॉपिक्स नहीं बताऊंगा, टॉपिक्स बताऊंगा, लेकिन वो टॉपिक्स आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी नोट्स हैं मेरे पास वो मैं सब अवेलेबल करा दूंगा, जितनी भी PYQs हैं वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा शॉर्ट टाइम के लिए। जो मैं आपको PYQ अवेलेबल कराऊंगा वो होंगी आपके पास अवेलेबल हमेशा के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उनकी फ़िज़िकल कॉपी मंगा के उनसे ही तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये आपका पूरा करिकुलम रहेगा। अगर आप इसको पहले दिन से फॉलो करोगे और आगे करते चले जाओगे तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है नहीं है जो आपका नहीं निकल पाएगा। बेसिक्स पे ध्यान देना है, काम आपको बहुत कम दूंगा मैं, ताकि आप एक दिन में उसको कंप्लीट कर पाओ।
और दिमाग से ये बैरियर हटा देना कि अगर मैं आपको कोई चैप्टर करने के लिए मैंने आपको दिया तो उसमें 15 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, नहीं। लगभग 1 दिन का एक चैप्टर मैं आपको दूंगा, भले ही आप न्यू कमर भी हो। उसमें आपको बता दूंगा कि हाँ, इसमें आप ये कर सकते हो। बाद में जब दोबारा से रिवीजन का टाइम आएगा तब आप कर सकते हो। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, टास्क दे देके, ठीक है। तो ये आपका फाउंडेशन कोर्स का ओरिएंटेशन था कि इस तरह से चीज़ें होंगी। जो न्यू कमर्स हैं वो इस तरह से समझ सकते हैं, बाकी पुराने बच्चों को तो पता ही है। अब थोड़ा सा डिस्कशन मैं इस बात पे करना चाहूँगा कि जो आपका एसएससी जेई मेंस का आपने एग्ज़ाम दिया था कुछ बच्चों ने, ठीक है, उनके स्कोर्स आ गए हैं, आप लोगों ने देख भी लिए होंगे। तो आपकी आज एसएससी जेई मेंस की रेस्पॉन्स की आ चुकी है। आपको आपके मार्क्स पता चल गए हैं। आपके मार्क्स चाहे 320 हो, चाहे 400 हो, चाहे 250 हो, चाहे 200 ही हो, खुश होना है खुश हो लो, दुखी होना दुखी हो लो, लेकिन आज आज तक के लिए है वो। कल से आपको पढ़ने बैठना है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपके भले ही 400 मार्क्स भी हों तब भी आपको आज से पढ़ने बैठना है। जब तक जॉइनिंग लेटर आपका आपके हाथ में नहीं आ जाए तब तक आपको पढ़ाई करनी है। किसी भी चीज़ का कुछ नहीं पता, कोई पॉलिसी का नहीं पता। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई चीज़, आपके 400 मार्क्स भी आ गए, आपके कितने भी मार्क्स आ गए, आपको अभी रुकना नहीं है, ठीक है। भले ही आप एई की नहीं सोच रहे, आप जेई की ही सोच रहे हो, लेकिन जब तक जॉइनिंग लेटर नहीं आ जाता आपके हाथ में, आपको पढ़ाई करनी है, ताकि अगर कोई शौक हो किसी चीज़ का, अचानक से चीज़ें चेंज हो या फिर कुछ भी चीज़ें हो जाएं, तो आपको उसका अफेक्ट ना हो, आपके ऊपर इम्पैक्ट ना हो उसका। और पढ़ने में अब तक पढ़ते हुए आए हो, ठीक है, कुछ 1-2 महीने और पढ़ लो, नुकसान नहीं होगा उसमें आपका, उल्टा फ़ायदा ही होगा। आप आगे जेई से आगे बढ़ के एई बनना चाहते हो या फिर कुछ और भी करना चाहते हो, आप वो भी बड़े आसानी से कर पाओगे। और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर आप सिर्फ जेई के लिए भी टारगेट कर रहे हो और आपको लगता है कि सीपीडब्ल्यूडी आपको मिल जाएगा, तब भी आपको अभी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। अब मेरा इतना बोलने के बाद भी आप कुछ दिन तक कट ऑफ तो ज़रूर खेलने वाले हो, मुझे पता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखो, कट ऑफ खेलने के बाद भी 7 दिन वेस्ट कर दिया आपने, रिज़ल्ट में चेंज नहीं आएगा। आप 10 लोगों से मिला लो अपने नंबर, आप कॉल करके पूछोगे, आपके दोस्त के नंबर ज़्यादा होंगे तो दुखी हो जाओगे, कम होंगे तो आप खुश हो जाओगे, ठीक है। लेकिन रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कितनी बार उसको क्रॉस चेक कर लो। इसलिए फ़ायदा इस चीज़ में है कि आप अभी पढ़ाई करने बैठो, जब रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा। आपकी खुशी के लिए आपको रिस्पॉन्स कीज़ मिल गई, आपने अपने मार्क्स देख लिए, उससे एनालाइज़ कर लिया। हाँ, कोशिश कर सको तो एनालाइज़ करके देखो कि आपके जो मार्क्स आए हैं, जितना आप डिज़र्व करते थे, आपने जितना अटैम्प्ट किया, सिली मिस्टेक्स क्या क्या थी, अ, उन गलतियों से सीख सकते हो। बस इतना ही है वो रेस्पॉन्स की का जो मतलब है। बाकी अभी आपको सब चीज़ें छोड़ के फिर से पढ़ाई करने बैठ जाना है। और जैसे कि मैंने कहा आपको, पढ़ाई आपको कब तक करनी है, जब तक आपका जॉइनिंग लेटर हाथ में ना आ जाए आपके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले टास्क से स्टार्ट करते हैं कि आज आपको क्या करना है। जैसे कि मैंने बता दिया, 3 लेवल पे चीज़ें हैं, ठीक है। आप खुद से भी पढ़ना चाहते हो तो इस हिसाब से ही पढ़ना, अपने हिसाब से, कि सोम पहले नंबर पे, सोम, बीएमसी एंड सोइल एंड एफएम, ये सबसे बेसिक हैं। इनसे ही बाकी सब सब्जेक्ट्स बनते हैं और ये सबसे बेसिक है, ये सबसे पहले आपको करनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे आ जाता है एनवायरनमेंट, आरसीसी, सर्वे, ट्रांसपोर्ट, और तीसरे नंबर पे इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्टील। अब इसमें भी ये चीज़ है कि आपको पूरा सोम नहीं पढ़ना है स्टार्टिंग में। आपको इस तरह से चलना है कि हाँ, भले ही आप पहले इन सबको प्रायोरिटी दोगे, लेकिन इन सबको भी प्रायोरिटी देके आप 3-3, 4-4 चैप्टर्स इनके कर लोगे, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप नीचे वाले लेवल पे पहले आओगे, इनके एक एक दो दो चैप्टर्स कर लोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही इनके एक दो 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 चैप्टर्स कर लोगे जो इंपॉर्टेंट है। फिर आप रिवीजन के साथ साथ चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलोगे। आपको इस तरह से करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि सिलेबस कंप्लीट करने के उसमें आप इस तरह से कलर को फिल कर रहे हो, मतलब सिलेबस इस तरह कंप्लीट कर रहे हो। आपको इस तरह से फिल करने हैं, सिलेबस इस तरह से कंप्लीट करना है कि आपका कुछ दिन बाद भी एग्ज़ाम हो तो आप उसके अंदर एटलीस्ट कुछ कुछ परफॉर्म कर पाओ। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप सोम करके चले गए और सोम के भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए। इससे कॉन्फिडेंस डाउन भी होता है। इससे ऐसा लगता है आपको कि आपने 1 महीने तक पढ़ाई की, आपने सोम और स्ट्रक्चर एनालिसिस थोड़ा सा पढ़ा और उसके भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाए। आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ोगे तो एक तो होलिस्टिक अप्रोच है ये, आप सभी सिलेबस को एक साथ लेके चल रहे हो। जब तक पूरे सिविल इंजीनियरिंग से दोस्ती नहीं करोगे, जब तक आप सोचोगे सोम अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, आरसीसी अलग है, एफएम अलग है, तब तक चीज़ें आसान नहीं लगेंगी। पूरा सिविल इंजीनियरिंग एज अ होल
इसको आपको अपने दिमाग में घुसाना है और समझना है इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है। तो आपके टास्क 1 से मैं अभी स्टार्ट करता हूँ आपका। तो बहुत आसान चीज़ से स्टार्ट करेंगे, सोम से SFD एंड BMD, इससे स्टार्ट करेंगे। SFD BMD बनाना सीखोगे आप, जो चैम्पियंस हैं। पहले सीखोगे SFD BMD क्या है, उसको बनाना सीखोगे। एक वीडियो मैंने भी बनाई हुई है इसके ऊपर, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि SFD BMD बिल्कुल बेसिक से कैसे बनाते हैं, और उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के भी SFD BMD बना पाओगे। ठीक है, इसमें आपको SFD BMD बनाना सीखना है, प्लस इसके ESC के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ESC के अभी रहने दो, आप ऐसा करना YCT यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम, इसकी बुक से SFD BMD के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप। आपका आज का काम सिर्फ इतना है। जिसको ये काम कम लग रहा है वो बस ये देखना कि पिछले 10 दिन से आपने क्या पढ़ाई की है और हर दिन आपने कितना पढ़ा है। अगर आपको लग रहा है कि वो आपने ज़्यादा पढ़ा है तो आप इसके साथ अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन आज सिर्फ आपका ये काम है कि सोम में से SFD BMD आपको पढ़ना है और YCT के क्वेश्चन लगाने हैं। अब जो लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स जो हैं उनका उनके एग्ज़ाम हो सकते हैं, अभी उन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, तो आपको अभी स्टार्टिंग में टेक्निकल बूम से पढ़ना है। टेक्निकल बूम, टेक्निकल बूम क्या है? इसमें आप क्या करते हो, जैसे आपके पास ESE PYQ है, ठीक है, ESE PYQ आपके पास है, तो आपको जैसे मैंने बताया आज आपको टेक्निकल बूम में आपको सर्वे एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है। इसके अंदर आपको क्या करना होगा कि आप सर्वे का सर्वे ओपन करोगे ESC PYQ में, और उसके बाद उसका पहला चैप्टर ओपन करोगे। पहले चैप्टर के आपको जैसे EIC PYQ में तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो पहले चैप्टर के, दूसरे क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन, तीसरे चैप्टर के 5 क्वेश्चन, ऐसे करके आपको सभी चैप्टर्स के 5-5 क्वेश्चन करने हैं। इससे आपका पूरा सर्वे बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। आपके जो माइनर टॉपिक्स भी हैं जो आपने अब तक नहीं पढ़े थे, वो भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। साथ में स्ट्रक्चर एनालिसिस को भी ऐसे ही पढ़ना है। अब ये लीजेंड्स जो हैं इनके अलग अलग एग्ज़ाम्स होंगे। जैसे किसी बच्चे का UKPSC का एग्ज़ाम होगा, PSC, किसी बच्चे का ESC का एग्ज़ाम होगा, किसी का गेट का एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप UKPSC या फिर किसी स्टेट सर्विसेज का आपका कोई एग्ज़ाम है तो उसके लिए आप YCT चूज़ करोगे। YCT यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दी है, वैसे आप मंगा भी लेना इसको। YCT AE से ही करना आप, ठीक है। अच्छा, तो YCT AE के आप सर्वे और स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है, ये आप कर सकते हो। अभी मैंने सिलेबस को स्टडी नहीं किया है अलग अलग एग्ज़ाम के। UKPSC का मुझे आइडिया नहीं है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस पूछा जाता है उसमें कि नहीं। अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं पूछा जाता तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हो। मैं मतलब किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को फोकस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको बस एक एक मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ना है। जो ESC की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सर्वे और स्ट्रक्चर एनालिसिस के ESC के PYQ करेंगे, और जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सर्वे और स्ट्रक्चर एनालिसिस के गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका इस तरह से मेथोडोलॉजी चलेंगी। अब इससे अलग हट के, जैसे ये तो है आपको सिर्फ टेक्निकल का काम बताया, ठीक है। अब UKPSC के अंदर आपके पास हिंदी भी होगा और साथ में इंग्लिश भी होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो सिर्फ UKPSC वालों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हिंदी और इंग्लिश आपके सिलेबस में है। तो हिंदी के लिए आप एक किताब खरीद सकते हो आदित्य पब्लिकेशन की। आदित्य पब्लिकेशन की वाइट कलर से की मतलब बुक आएगी आपके पास वो। उसके अंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जितने भी अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल्स ही सीखना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल समास आया है तो समास को अलग लेवल पे ही आप सीख रहे हो डेप्थ में। सीधा थोड़ी सी डेफिनेशन देखो और उसके बाद एग्जाम्पल्स देखो, क्वेश्चंस करो, क्योंकि क्वेश्चन से ही आप सबसे ज़्यादा सीखते हो। सिर्फ थ्योरी सीख के कुछ नहीं होता, आपको थ्योरी को अप्लाई करना भी आना चाहिए, वो आप क्वेश्चन से सीखोगे। हाँ, अगर आप SFD BMD वगैरह सीख रहे हो, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, तो इसमें पहले आपको पढ़ना पड़ेगा SFD BMD के बाद उस बारे में, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन हिंदी या फिर इस टाइप के सब्जेक्ट्स को आप क्योंकि डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा उतना ज़्यादा, तो आप डायरेक्टली एग्जाम्पल से सीख सकते हो। तो आपको क्या करना है, जैसे आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, इसके अंदर अलग अलग आपके पास चैप्टर्स के नेम होंगे, ठीक है। जैसे समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, इस तरह से होंगे। आपको क्या करना है कि सिर्फ 30 मिनट्स देने हैं या फिर 1 घंटा देना है हिंदी को, ठीक है। और आपको अगर 30 मिनट दे रहे हो तो कोई भी 2 टॉपिक चुन लेने हैं, और अगर जो 1 घंटा दे रहे हो तो कोई भी 4 टॉपिक चुन लेने हैं। 15-15 मिनट सिर्फ पढ़ना है। अब ये नहीं है कि आप अगर जो पर्यायवाची पढ़ रहे हो तो 1 घंटे तक पर्यायवाची ही पढ़ रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा उससे, कुछ चीज़ें ज़्यादा याद भी नहीं रहेगी।
आपको क्या करना है, चीज़ें कम पढ़नी है लेकिन अच्छे से पढ़नी है, इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आप पर्यायवाची याद कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने 100 पर्यायवाची पढ़ लिए और याद एक भी नहीं रहा। बेटर ये रहेगा कि सिर्फ 5 याद कर लो, ठीक है। 5 पर्यायवाची याद करें, उनके 2-2 3-3 अच्छे से याद कर लो, ताकि अगर वो ऑप्शंस में आपको दिखे तो आपको पता चले कि हाँ इसका ये ऑप्शन नहीं हो सकता, उसको कट कर दो, बाकी के ऑप्शंस में आप देख सकते हो कि आंसर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी सही होने की। तो ये आपका तरीका रहेगा हिंदी पढ़ने का, कि आप अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 4 टॉपिक ले लेना, 15-15 मिनट पढ़ना और उसके बाद रोटेशन में चलाना, ठीक है। देखूंगा मैं भी अगर टॉपिक दे पाऊंगा तो दे दूंगा। इंग्लिश, इंग्लिश आपका उतना अच्छे लेवल का नहीं आता है, आई मीन टू से कि जैसा एई का लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है यूकेपीएससी का इंग्लिश का, उतना जेई का नहीं आता, ऑल्दो उतना मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो आप इसके अंदर क्या करना कि वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ नीतू मैम की बुक, जो आपकी प्लिन टू पैरामाउंट होती है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है इंग्लिश में, तो आप यूकेपीएससी जेई का जब इंग्लिश का सिलेबस देखोगे तो उसमें आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 5 आएंगे, प्रीपोजिशन 5 आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 आएंगे, सिनोनिम्स 5 आएंगे, एंटोनिम्स 5 आएंगे, फिल इन अप द ब्लैंक्स 5 आएंगे। मतलब इस तरह से आपको बता रखा है, वर्ब्स, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो आपको एक एक टॉपिक पे वर्क करना है, ठीक है। तो जैसे हिंदी आपने चूज़ किए 4-4 टॉपिक, तो आपको इंग्लिश में भी ऐसे जैसे आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये 4 टॉपिक्स आपने यूज़ कर लिए, 15-15 मिनट इनके बारे में पढ़ लो। कहाँ से पढ़ सकते हो, एक तो वही है किताब मैंने आपको बताई है प्लिन टू पैरामाउंट, उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो, बिल्कुल डेप्थ में नहीं पढ़ना है। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप डायरेक्टली इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। कहाँ से मिलेंगे इनके क्वेश्चंस, अगर आपको मिक्स्ड क्वेश्चन चाहिए इनके तो DT+D, PRT, TGT, PGT, ये आप सर्च करना। कहाँ पे सर्च करना है आपको, टेक्स्ट बुक की टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ अभी परचेज़ कर लो, क्योंकि सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, सभी मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। वहाँ पे उसका प्रो वर्जन अगर आप लोगे तो DT+D का PRT, TGT और PGT, इनके आपको PYQs मिल जाएंगे, जिसके अंदर इंग्लिश के भी पेपर मिल जाएंगे, उसमें 20-20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे। तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हो ये 20-20 क्वेश्चंस की। दूसरा, ये जो मैंने आपको बुक बताई है इसको भी मैंने अपलोड कर दिया है, यहाँ से आप अलग अलग इस तरह से टॉपिक चूज़ करके आप पढ़ाई कर सकते हो। और तरीका वही रहेगा कि 15-15 मिनट एक चीज़ पढ़ना है। एक दिन में आर्टिकल्स पूरे ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी है, बस 15 मिनट जितना आप पढ़ सको, इतने से भी काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। और आपको जो डर लगता है कि टेक्निकल के अलावा कोई चीज़ आ गई तो कैसे करेंगे उसको, वो डर सिर्फ तभी तक होता है जब तक आपने उसको पढ़ना शुरू नहीं किया। जब आप उसको पढ़ना शुरू कर देते हो और 20 दिन 25 दिन लगातार बिल्कुल कंसिस्टेंसी से आप पढ़ाई करते हो, तो डर लगना भी कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे यूकेपीएससी हो गया, ईएससी है, टेक्निकल तो इस तरह से ही चलेगा। टेक्निकल बूम आप जब इसके अंदर करोगे, जो मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल बूम में आपको सर्वे और स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ना है, तो आप ईएससी के पीवाईक्यू से कर लोगे, गेट पढ़ोगे तो ये। अच्छा, ईएससी के अंदर सेकंड भी आपका आएगा कि आपको उसका जीएस वाला सेक्शन कैसे करना है। तो जीएस वाले सेक्शन के लिए 10 आपके पास टॉपिक्स होते हैं, 10 आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड, ये आपका गेट के लिए भी कॉमन है। तो लगभग जो बच्चे ईएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो गेट का भी एग्ज़ाम देंगे, तो इनको आपको अलग से ध्यान देना है। अब जैसे मैथ्स है, मैथ्स में आपको अलग से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना कर सकते हो कि मैथ्स के कोई भी नोट्स आपने उठा लिए, तो आपको बस एक चैप्टर एक दिन में स्टार्ट करना है। जैसे आपने मैट्रिक्स स्टार्ट किया, अब मैट्रिक्स खुद से बहुत बड़ा है, वो भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो नोट्स के हिसाब से जो पहला पार्ट है वो आपने चूज़ किया। पहली बारी में आपको क्या करना है, वो चैप्टर देखना है। चैप्टर्स के आपको जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो सोल्व करने हैं, भले ही आपको देख के सोल्व करो, और साथ में PYQs देख लेने हैं उसके, वो आपको देख लेने हैं। बस इस तरह से करते हुए चलना है आपको। अब आपके पास टाइम कम है और आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो आप मैट्रिक्स पूरा भी ख़त्म कर सकते हो एक दिन में। अब ये नहीं है बिल्कुल डेप्थ में नहीं घुसना है कि उसके अंदर एक बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन भी है, जिसको बड़े ट्रिकी तरीके से सोल्व किया हुआ है, तो आप उसके तह तक जाओ कि कैसे हुआ ये, ऐसा नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ो। पहली बारी में तो आपको ओवरऑल जैसे मैट्रिक्स ख़त्म करना है, ठीक है, कैलकुलस ख़त्म करना है, तो ये नहीं है कि इसकी एक एक तह तक आप जाओगे, आपको ओवरव्यू ले लेना है मैट्रिक्स का, कि एक बेसिक क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। पहली अप्रोच यही होनी चाहिए कि आपको बेसिक चीज़ें पता हो जाए, कि मतलब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आया, आइजन वैल्यू निकालना आया, आइजन वेक्टर निकालना आया, तो आप कर सको, ठीक है। आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, रैंक निकालना है, तो मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको ये भी नहीं आती है और आप
बहुत टिपिकल क्वेश्चन कर पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सबसे पहले बेसिक पे जाना है। मैट्रिक्स अगर सीख रहे हो तो उसकी बेसिक चीज़ें हैं जो पहले वो करनी सीखनी है। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो इतना खतरनाक है कि मैं आधा घंटा लगाऊंगा तब तब जाके सीखूंगा, तो वो छोड़ देना अभी के लिए। वो ऐसे सोचना है कि वो कोई और भी नहीं कर पाएगा। अब जैसे रैंक निकालना है, रैंक देख के आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो सीखा ही नहीं था मैंने, ये कोई भी निकाल सकता है इसको, तो उसको सीख लेना, कर लेना। जहाँ आपको लगे कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल से बहुत कम बच्चे ही कर पाएंगे, अभी के लिए उसको छोड़ देना। पहले पहले टर्न में आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको लगे कि हाँ ये इतना आसान चीज़ है, ये हर बच्चा कर सकता है। ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि कोई क्वेश्चन जो आपको लगे कि इतना आसान क्वेश्चन है कि हर कोई बच्चा कर सकता है, वो क्वेश्चन आपको पहली बारी में कर लेना है। जो क्वेश्चन आपको लगे कि इतना टिपिकल है कि इसको तो कोई कोई ही बच्चा ही कर पाएगा, तो उसको अभी के लिए छोड़ देना है। इस तरह से चलना है। एक बारी आपको ख़त्म करनी है मैथ पे, उसके बाद फिर टिपिकल क्वेश्चन पे आना है, और साथ में जो सीखोगे उसके साथ PYQ भी आपको करते हुए चलना है। ठीक है। अब मैथ्स और एप्टीट्यूड तो आप इस तरह से करोगे। अब बाकी के जो सब्जेक्ट्स बचे हैं, जैसे जैसे आपके पास ICT बचा है, एनवायरनमेंट बचा है, करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है। जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, एथिक्स हो गया। ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आपको जो भी पसंद है सब्जेक्ट्स वो आप उठा सकते हो। आपको सिंपल सा इतना करना है कि एक नोट्स मिलते हैं आपको। ठीक है। आप किसी कोचिंग के बाहर जाओगे, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाते हैं। उसके अंदर स्पायरल नोट्स या फिर कैसे भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे। इतनी मोटी वो कॉपी होती है, उसको आपको ख़रीद लेना है। ख़रीद भी लिया होगा आपने अभी तक। आपको बस जितने भी नोट्स हैं उनको रीडिंग लगानी है। ठीक है। ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी है आपको, पर डे के हिसाब से। कि हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे मैंने स्टार्ट किया, मुझे 1 घंटा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना है आज। ठीक है। उसके अंदर जितना पढ़ पाओ बस अच्छे से पढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करने के उससे मत पढ़ना। आप इसको ऐसे समझना कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैं सीख रहा हूँ तो कुछ वैल्यू ऐड हो रही है मेरे अंदर। मैं डेप्थ में जाने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ कि उसकी आप उसके अंदर PhD कर लो, लेकिन जो चीज़ भी आप पढ़ रहे हो, आप सोचना कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने के लिए बोला है, कि एक IAS ऑफिसर के IAS ऑफिसर को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको बस इस तरह से उसको पढ़ना है कि हाँ ये कुछ काम आएगा मेरे। ठीक है। इस हिसाब से आपको पढ़ना है, क्योंकि अब जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर चीज़ें इस तरह से ही पूछी जाती हैं कि आपने उस चीज़ को समझा है। ठीक है। तो फिर से एक और चीज़ अपनाओगे आप, कि कम पढ़ोगे लेकिन अच्छे से पढ़ोगे, ताकि वो चीज़ आए तो पूछ ली जाए तो आप कर पाओ। हाँ, तो आप ये नोट्स उठा लोगे और डेली बेसिस पे सब्जेक्ट चेंज चेंज कर करके, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एथिक्स, मटेरियल साइंस, इस तरह से आप पढ़ोगे एक एक घंटे के हिसाब से, या फिर 2 सब्जेक्ट एक दिन पढ़ लोगे। आपको बस ये जो नोटबुक है इसको कंप्लीट करनी है। ठीक है। एक बार कंप्लीट हो जाए, 2 बार कंप्लीट हो जाए, जितनी बार कंप्लीट कर सको उतनी बार कंप्लीट कर लेना। इसी से ही मेरे अभी 71 मार्क्स आए हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ अपना ESC का स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ इस बार का। मेरे 199 नंबर हैं टेक्निकल में, और 71 आई गेस नंबर है मेरे GS पार्ट्स में। ये टेक्निकल, ये मेरा प्री का स्कोर है। मेंस में पेपर 1 पेपर 2 186 मार्क्स, 187 मार्क्स। और फिर इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स रह गए, पहली बार एक्सपीरियंस था मेरा UPSC का, तो 102। मेरे 746 टोटल मार्क्स आए हैं, 783 कट ऑफ थी। थोड़ा यहाँ पे कमी रही, यहाँ पे भी थोड़ी कमी हो सकती है। बाकी ये तो इससे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है। थोड़ी सी कमी रह गई थी, लेकिन ओवरऑल एवरेज था सब चीज़ें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 71 मार्क्स आए हैं ना, बिल्कुल ऐसा है कि ये जो स्पायरल वाली है ना, बस देख ली थी मैंने, उससे मार्क्स आ गए थे। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि बहुत टैप में जाने की कोशिश नहीं करनी है। ये कॉपी आपके पास भी अवेलेबल है, हर एक बच्चे के पास अवेलेबल है। बस आपको यही करनी है। इससे बाहर कुछ आ जाता है, करंट अफेयर का कुछ बाहर से आ जाता है, तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। वो बिल्कुल इतना टफ क्वेश्चन है कि कोई भी नहीं कर पाएगा। 70 80 इतने ही मार्क्स बहुत बच्चे ला पाते हैं। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पढ़ लेता है, शुरू से आखिर तक पढ़ता है, तब उसके 100 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है। तो इतनी ज़्यादा जद्दोजहद में नहीं जाना है आपको। आपको सिर्फ ये जो कॉपी होगी जो आप खरीद के लाओगे, बस उसको कंप्लीट कर लेना। कोशिश करूँगा मैं भी अवेलेबल करा दूँगा आपको नोट्स, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। और एक कोई भी बुक खरीद लेना, जैसे मेडीजी या फिर IAS मास्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक होती है, तो उसमें आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन सारे सारे कंप्लीट कर दो। आपको बस क्वेश्चन देखना है और देखना है कि इसका आंसर क्या लगा सकता हूँ मैं, मतलब वो आंसर रटनी नहीं है आपको। आपको बस एक अप्रोच सीखनी है कि क्वेश्चन के आंसर को आप किस तरह से, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होंगे ऐसा नहीं होगा जो आपने पढ़ा हुआ है उससे आएगा। ये क्वेश्चंस जो होंगे उसके अंदर वो बस ये होगा कि आपने कुछ प्री रिक्विसाइट आपकी नॉलेज है, आपको डेप्थ में नहीं जाना है, लेटरल आपसे पूछेंगे। आपकी नॉलेज यहाँ पे है तो इधर उधर चीज़ें पूछेंगे आपसे, और आपको बस दिमाग लगा के स्टेटमेंट्स को देखना है क्या सही है क्या गलत है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके।
ठीक है, डायरेक्टली नॉलेज बेस नहीं आएंगी चीज़ें, लेकिन लेटरल थिंकिंग आपकी होगी उसके अंदर इन्वॉल्व। तो उस तरह से आपको चीज़ें, क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है, आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज से लेटरल सोच के, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उसका आंसर कैसे निकालना है, ये आपको सीखना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर सकते हो। हाँ, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ खरीद लेना ये सब करने के लिए, और ये आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी, 1 साल का कुछ 300 350 तक का मिल जाता है। अगर और सस्ता करना है आपको तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है, अगर आप NEFWB7 ये कोड यूज़ कर लेते हो आप, तो ये कोड यूज़ करके 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे लिंक भी है, उस पर भी क्लिक करोगे तो ये डिस्काउंटेड अमाउंट ही आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से करना है गेट में भी। अब आपको बस अलग अलग एग्ज़ाम के अप्रोच में क्या करना है कि जो एग्ज़ाम में आपको जो एग्ज़ाम टारगेट करना है बस उसके PYQ कर लेने हैं। पढ़ना इस तरह से ही है, लेकिन उसके बस आपको PYQ टारगेट कर लेने हैं। तो ये तो आपका आज का टास्क हो गया, टास्क नंबर 1, जिसमें आपको SFD BMD पढ़ना है और टेक्निकल बूम में सर्वे और स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ना है। ये आपका आज का काम होगा, थोड़ा कम है लेकिन इसको कंप्लीट करो। उसके धीरे धीरे मैं टास्क बढ़ाता जाऊँगा, काम आपका बढ़ाता जाऊँगा, और ऐसे ही धीरे धीरे आप देखोगे कि 1 महीने में आपने पता नहीं कितनी सारी चीज़ें कवर कर ली। ठीक है, अब इस 1 महीने को अपने पिछले 1 महीने से कंपेयर कर लेना कि आपने कितना सीखा है। कंपेयर कर लेना कि पहले 1 महीने में कितना सीखा था और अब जब आप ये टास्क कंप्लीट कर रहे हो तो कितना सीख रहे हो। तो आई होप आपको इन सब चीज़ों से फ़ायदा हो और आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आज से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जानी चाहिए, इरेस्पेक्टिव हो आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपने कौन सा एग्ज़ाम निकाला है नहीं निकाला है। ठीक है, अगर आपके पास अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं है तो आपकी आज से पढ़ाई स्टार्ट हो जानी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।